सो हेलो माय एमएससी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपना टॉपिक होगा स्पिन स्पिन कपलिंग। एनिमल स्पेक्ट्रोस्कोपी को इजी बनाएंगे। ओहो, स्पेक्ट्रोस्कोपी लिखने से पहले थोड़ी सी स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है। SPECTROSCOPY, इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, तो देखो हमारे पास क्या है। एनिमल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में यूज की जाती है। इनफैक्ट जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं उनको हम यूज ही इसलिए कर रहे हैं कि हम देख सकें कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है। तो कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी मास बता देती है, कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप बता देती है, तो अलग अलग होती है सबके लिए। राइट। अब हम जो है एनिमल स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पिन स्पिन कपलिंग टॉपिक, जिसको हम जे कपलिंग भी बोलते हैं, उसको आज करने वाले हैं। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि स्पिन स्पिन इंटरेक्शन है या स्पिन स्पिन कपलिंग है या जे कपलिंग है, क्या ये अलग है? कोई अलग नहीं है, सेम चीज है। इससे पहले आपको केमिकल शिफ्ट और फैक्टर इफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट मैं करवा चुकी हूँ। तो आज करने वाले हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। तो स्टार्ट करते हैं। स्पिन स्पिन कपलिंग का इंट्रोडक्शन देती हूँ सबसे पहले कि इसमें क्या होता है। हमारे पास स्पिन स्पिन कपलिंग को हम जे कपलिंग भी कहते हैं और इसको हम स्केलर कपलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंटरेक्शन होता है मैग्नेटिक स्पिन्स ऑफ नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई। अब नेबरिंग क्या है और नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई क्या है। सबसे पहले मैग्नेटिक स्पिन क्या है। जैसे हमारे पास ये तीन हाइड्रोजन है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास टाइनी मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं। ये तीन हाइड्रोजन या ये दो हाइड्रोजन या ये एक और हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये क्या है, टाइनी मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं और स्पिन करना शुरू कर देते हैं। तो इनको ही क्या कहते हैं हम, कि मैग्नेटिक स्पिन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक स्पिन कर रहे हैं। ओके। इसके बाद नेबरिंग क्या है। नेबरिंग तो आपको पता है, ये पड़ोसी, मतलब इस ग्रीन वाले का पड़ोसी ये ब्लू वाला और इस ब्लू वाले का पड़ोसी ये ग्रीन वाला। ठीक है। अब यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई कौन होते हैं। नॉन इक्विवेलेंट क्या, देखो जो ये ब्लू वाले हैं ये आपस में कैसे हैं, इक्विवेलेंट है। और ये दोनों ग्रीन वाले आपस में इक्विवेलेंट है, नॉन इक्विवेलेंट अभी बताया नहीं, इक्विवेलेंट है। और लेकिन ये ग्रीन और ब्लू वाले आपस में क्या है, नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्रीन और ब्लू वाले हैं आपस में नॉन इक्विवेलेंट। क्यों मैम, क्यों है नॉन इक्विवेलेंट? क्योंकि भाई इन दोनों के पड़ोसी अलग हैं। इस कार्बन के साथ जो तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनके पड़ोसी तो ये CH2 है, ये CH2 ग्रुप है। लेकिन जो ये CH2 ग्रुप है, इसका पड़ोसी तो ये CH3 है। और साइड में भाई ऑक्सीजन भी लगा हुआ है, साइड में क्या है, ऑक्सीजन भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, केमिकल एनवायरनमेंट दोनों का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, दोनों के अलग अलग हो गए, अलग अलग पड़ोसी हो गए। इसके साथ तो ऑक्सीजन लगा है, लेकिन इस कार्बन के साथ तो कोई ऑक्सीजन नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गई, आपस में केमिकल नॉन इक्विवेलेंट। और ये आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू। ठीक है, केमिकल बॉन्ड्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब क्या बोल रहे हैं कि इन तो ये करेंगे क्या, अगर एक दूसरे के पड़ोसी है भी तो क्या करेंगे, ये क्या करेंगे कि ये क्या करेंगे, हमारे पास जो एक दूसरे को हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे के को स्प्लिट करेंगे मल्टीपल सिग्नल्स में और हमें मल्टीप्लेट्स देंगे। मल्टीप्लेट्स यानी कि या तो सिंगलेट दे देंगे या डबलेट दे देंगे या ट्रिपलेट दे देंगे। कैसे मैम, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये कार्बन है, इसके पास दो ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो हमेशा इसके पड़ोसी का पड़ेगा। इसका पड़ोसी कौन है, CH3, यानी कि 3 हाइड्रोजन है। और 3 हाइड्रोजन हैं तो लग जाएगा यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, दैट इज N+1 रूल। N+ रूल ही हमें बताता है कि जो सिग्नल है वो कितने में ब्रेक होगा। यानी कि जो ग्रीन वाले हाइड्रोजन हैं ये कितने सिग्नल्स में ब्रेक होंगे, 1 में, 2 में, 3 में या 4 में। तो सबसे पहले हम देखेंगे पड़ोसी कितने हैं भाई, 3। तो N की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो N+1 रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3+1 4। यानी कि हमें N+1 रूल ने बताया कि जो ये ग्रीन वाले हाइड्रोजन है वो अपने पड़ोसी 3 हाइड्रोजन की वजह से 4 सिग्नल्स में टूटेंगे। और ये देखो अब ग्रीन वालों ने कितने दे दिए, 4 सिग्नल्स दे दिए। और 4 सिग्नल्स जहां पर होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वाड्रेट। इसको मैं आगे भी आपको समझाऊंगी, पर फिर भी मैं बता रही हूँ कि इसको बोलते हैं क्वाड्रेट। और यहाँ पर देखो ये CH3 है, तो इनके ऊपर किसका पड़ोसियों का इफेक्ट पड़ेगा, CH2 वालों का। तो N की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2, और 2+1 कितने हो गए, 3। तो हमारे जो ब्लू वाले हाइड्रोजन है उनके कितने सिग्नल्स आएंगे, 3 सिग्नल्स। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो 3 सिग्नल आए, नहीं, क्योंकि इसका जो पड़ोसी है वो क्या है, 2 हाइड्रोजन वाला है। और वहां पर हम N+1 रूल लगाते हैं तो 2+1 3 ही हो जाते हैं। तो यहाँ 3 सिग्नल मिलते हैं। अब ये हाइड्रोजन सबसे अलग है, इसके इधर क्या है, ऑक्सीजन है, इधर तो कोई भी नहीं है, तो सबसे अलग हो गया ये। पहली बात तो यहाँ पर ऑक्सीजन लगा हुआ है तो इसका पड़ोसी इसको नहीं नजर आएगा। तो ये अपने आप में ही एक सिंगल सिग्नल देगा जिसे हम कहते हैं सिंगलेट। ओके।
तो ये सारा हमारे पास क्या होता है, इस तरह से हमें सिग्नल्स मिलते हैं। अब हमारे पास ये फिनोमिना जो है ये हमें क्या प्रोवाइड करता है कि हमारे पास कितने नेबरिंग एटम्स हैं और किस तरह से वो आपस में अरेंज है, इसके बारे में हमें कौन बताता है, स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, और यहाँ पर हमने कौन से रूल को यूज करा, n+1 रूल। n क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नेबरिंग न्यूक्लियाई। ठीक है, ये तो आप इक्विवेलेंट ही है ना, H H H 3 H लिए थे ना हमने n की वैल्यू में, n की वैल्यू 3 ली थी, तो इक्विवेलेंट है ये। जब n की वैल्यू 2 ली थी तो ये ग्रीन ग्रीन वाले इक्विवेलेंट थे आपस में, राइट। तो इस तरह से हमें क्या है, सिग्नल्स मिल जाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपने स्पिन स्पिन कपलिंग की डेफिनेशन लिखनी है तो आप सिंपल लिख सकते हो कि इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक स्पिन्स ऑफ द नेबरिंग नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई थ्रू chemical bonds resulting in the splitting of NMR signals into multiplets। मल्टीप्लेट्स यानी कि सिंगलेट हो सकता है, डबलेट हो सकता है, ट्रिपलेट हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, मैग्नेटिक स्पिन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो अपने पड़ोसी नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई के साथ जो केमिकल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं उससे वो क्या करते हैं, आपस में स्प्लिटिंग जो है वो शो करते हैं। इस तरह से करके आप डेफिनेशन लिख सकते हो। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो कपलिंग होगी वो किसकी वजह से होगी, उनके बीच के बॉन्डिंग की वजह से। अभी हम आगे इसको समझेंगे कि कैसे। ठीक है, वो किसकी वजह से होगी, उनके बीच के बॉन्ड्स की वजह से। ऐसा नहीं कि उनके बीच में कितना स्पेस है, नहीं, उनके बीच में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एज अ रिजल्ट क्या होता है कि अब यहाँ पर एक आपके पास शील्डिंग और डीशील्डिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, वो आपको ज्यादा मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में करवाया हुआ है, मैं आपको यहाँ सिंपली समझा सकती हूँ बस थोड़ा बहुत। ठीक है, इफ द नेबरिंग प्रोटॉन इज स्पिन अप, देखो स्पिन अप कौन होता है, स्पिन अप कौन होता है और स्पिन डाउन कौन होता है। देखो, जैसे हमारे पास ये ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जैसे हमारे पास ये वाला ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये ग्रीन वाले जो हाइड्रोजन है इनके ऊपर इफेक्ट डालेगा। क्या इफेक्ट डालेगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इन हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। पर्टिकुलरली इनके ऊपर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से शील्ड बनी होती है। ठीक है, ये ऐसे इस तरह से करके इलेक्ट्रॉन की शील्ड बनी होती है, इसके पास भी अपनी शील्ड है, इसके पास भी अपनी शील्ड है। ठीक है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसका ये क्या करता है, इसकी शील्ड को हटाता है। क्यों, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अब जब इसका कपड़ा इसने हटा दिया तो ये तो ऐसे ही रह गया। ठीक है, ये बिना कपड़े के रह गया, इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो हम जब क्या करते हैं, एनएमआर में हम बेसिकली क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, जो बी आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर अप्लाई की जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो ये ज्यादा फील करता है। ठीक है, अब जिसके ऊपर कपड़ा नहीं है उसको तो ठंड ज्यादा लगेगी, तो इसको क्या है, ज्यादा ठंड लगेगी, इसको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील होगी एज कंपेयर टू इस वाले इन वाले हाइड्रोजन को, इनको ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब जिनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये क्या है, लोअर मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन अप। कि इफ द नेबरिंग प्रोटॉन इज स्पिन अप, द ऑब्जर्व्ड प्रोटॉन एक्सपीरियंस अ स्लाइटली लोअर मैग्नेटिक फील्ड, इसकी बात हो रही है। और अगर क्या होगा, स्पिन डाउन, तो ये क्या हो जाएगा, स्पिन डाउन हो जाएगा ग्रीन वाला, और ये क्या है, हाई मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, इंस्टेड ऑफ रेजोनेंस सिग्नल के बजाय यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है, पीक्स देखने को मिलती हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर पीक्स शो होती है हमें, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होती है स्पिन स्पिन कपलिंग करवाने की। अगर आपको स्पिन स्पिन कपलिंग करवानी है तो सबसे पहली बात तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे फर्स्ट तो आपके पास न्यूक्लियाई होना चाहिए आर मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट पीछे समझा। ठीक है, इक्वल नहीं होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, दोनों का एनवायरमेंट डिफरेंट होना चाहिए। न्यूक्लियाई पोजेस नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन, हाँ, नॉन जीरो न्यूक्लियर स्पिन होना चाहिए। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो हाफ स्पिन होता है, जीरो तो नहीं होता ना, तो नॉन जीरो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इन सबके भी 19 फ्लोरीन है, 31 फॉस्फोरस है, इन सबके पास कैसा स्पिन होता है, नॉन जीरो स्पिन होता है। और बेसिकली अगर देखा जाए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्पिन होती है हाफ। कपलिंग इज नॉट ऑब्जर्व बिटवीन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई। अब आपने क्या देखा, जैसे CH3 थे जो ब्लू वाले हमारे पास जो हाइड्रोजन्स लगे हुए थे, उनके बीच में तो कपलिंग नहीं हो रही थी, वो तो एक दूसरे को कपल नहीं कर रहे थे। कपल कौन कर रहा था, उसका पड़ोसी, वो पड़ोसी की वजह से कपलिंग हो रहे थे। तो वही बोला कि इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई का कोई रोल नहीं है। ठीक है, कपलिंग करवाने में हमें पड़ोसी की ही हेल्प लेनी पड़ेगी।
और पड़ोसी क्या है हमारे लिए, नॉन इक्विवेलेंट है। रैपिडली एक्सचेंजिंग ऑफ प्रोटॉन सच एज OH और NH इन मैनी केसेस, मतलब जैसे OH लगा हुआ है, NH लगा हुआ है कहीं पे, ये ज्यादा क्या करते हैं, रैपिडली अपने प्रोटॉन्स को एक्सचेंज करते हैं। और जनरली हमें यहाँ पे सिंगलेट सिग्नल ही देखने को मिलता है। जैसे हमारा OH लगा हुआ था तो हमने उसका सिग्नल क्या कंसिडर किया था, सिंगलेट, राइट। अब देख लेते हैं N+1 रूल, है ना। N+ रूल अभी मैंने आपको बोला कि हम पढ़ेंगे आगे। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ये CH3 है कि इसकी वजह से हमें ट्रिपलेट देगा। हमने N+1 रूल लगाया था ना, तो N+1 जब N की वैल्यू 3 होती है, ठीक है, N की वैल्यू क्या है, जब हमारे पास, नो N की वैल्यू नहीं, जब हम, यस N की, N+1 की वैल्यू बेसिकली, जब हमारे पास N+1 की वैल्यू 3 होगी तो हमारे पास जो मल्टीप्लिसिटी होगी वो कैसे होगी, क्वाड्रेट होगी, है ना। जैसे हमारे पास यहाँ पर देखो, जैसे इन ग्रीन हाइड्रोजन को हमने इनकी वजह से स्प्लिट किया था तो ये 3 थे, है ना, ये क्या थे, 3 थे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3। अब जब N की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू जब 3 है तो हमारे पास अगर आप N+1 लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। और 4 की वजह से सिग्नल कैसा आएगा, क्वाड्रेट। 0 से स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास कोई भी आसपास प्रोटॉन नहीं है, ठीक है, जिसको हम, इस हाइड्रोजन का पड़ोसी कोई नहीं था, ये जो रेड वाला हाइड्रोजन है, इसको अब इनकी वजह से कुछ फील नहीं हो रहा था इन दोनों की वजह से, इसीलिए इसका पड़ोसी हम क्या मान लेते हैं कि 0 था। तो 0+1 कितना हो गया, 1। तो सिग्नल कितना मिला था इसको, सिंगलेट, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास 1 होगा कहीं पे, किसी का पड़ोसी एक ही होगा, जैसे CH हो गया किसी का पड़ोसी मान लो, तो वहां पर 1+1 हो जाएगा 2। तो हमारा जो सिग्नल कितने कितने में स्प्लिट हो जाएगा, 2 में, हमें मिलेगा डबलेट। अब जैसे हमारे पास CH2 था, CH2 ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब नंबर ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स हमारे पास 2 थे, इस ग्रीन वाले, इस ब्लू वाले के पड़ोसी ये 2 ग्रीन वाले हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2+1, ठीक है, 2, N की वैल्यू तो 2 है, पर अगर हम N+1 करेंगे तो 2+1 क्या हो जाएगा, 3। और हमें जो क्या मिल जाएगा, ट्रिपलेट, हमें क्या मिलेगा, ट्रिपलेट, ठीक है। उसी तरह से अगर N की वैल्यू 3 होगी तो क्वाड्रेट, और 4 होगी तो क्विंटेट, राइट। ये हमारे पास होती है मल्टीप्लिसिटी। अब आपको अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी कितनी है, तो उसके लिए हमारे पास होता है पास्कल ट्रायंगल। देखो 1:1, डबलेट होगा तो उसकी क्या होगी, 1:1। सिंगलेट का कुछ नहीं होगा, डबलेट से स्टार्ट होगा। डबलेट की कितनी होगी, 1:1 रिलेटिव इंटेंसिटी। ट्रिपलेट की कैसे लिखेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, बीच में आ जाएगा, 1 1 साइड में हो जाएंगे दोनों, ठीक है। फिर क्वाड्रेट के लिए कैसे, 2+1 3, 2+1 3, 1:1, 1 1 साइड में, 1 1 को साइड करते जाओगे, एक एक यहाँ पर ऐड करते जाओगे, ठीक है। इस तरह करके हमारा क्या बन जाएगा, पास्कल ट्रायंगल। और इससे ये आपको क्या पता चल जाएगा कि हमारे जो सिग्नल्स आए हैं उनकी रिलेटिव इंटेंसिटी की रेशो क्या है। तो रिलेटिव इंटेंसिटी निकालने के लिए हम पास्कल ट्रायंगल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। कपलिंग हमने स्पिन स्पिन कपलिंग देखी, अब हम देख रहे हैं उसका कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। जो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पीक्स इन अ मल्टीप्लेट, जो हमारे पास जो सिग्नल आए, जैसे ये हमारे पास डबलेट आया, ट्रिपलेट आया, जो हमने पीक्स बनाई, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, इनकी कुछ वैल्यूज होंगी, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी डिस्टेंस को हम कपलिंग कांस्टेंट बोल देते हैं। कपलिंग कांस्टेंट को हम हर्ट्ज में डिनोट करते हैं, और ये इंडिपेंडेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस की बात है। टिपिकल जे वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी जेमिनल और विसिनल, ठीक है। अब इसको ही हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि 2J कपलिंग 3J कपलिंग क्या होती है हमारे पास, राइट। बहुत इजी है, सबसे पहले देखते हैं 2J कपलिंग। 2J कपलिंग कहाँ पर होती है, अकर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स अटैच टू द सेम कार्बन एटम। जैसे इस कार्बन के एटम के ऊपर दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, जब एक ही कार्बन के ऊपर, यानी कि आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर कैसी हम कपलिंग हमें देखने को मिलेगी, स्पिन स्पिन कपलिंग, ठीक है। स्पिन स्पिन कपलिंग में भी कौन सी, जेमिनल कपलिंग। जेमिनल को हम क्या बोलते हैं, 2J कपलिंग, 2J कपलिंग। जैसे अगर एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जेमिनल कपलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको J वैल्यू दी हुई है, मतलब इस तरह 10 से 18 हर्ट्ज, कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि है क्या। अब हमारे पास विसिनल कपलिंग क्या होती है,
विसिनल कपलिंग क्या होती है हमारे पास, जो दो अकर्स बिटवीन द प्रोटॉन सेपरेटेड बाय 3 बॉन्ड्स। ये ऐसे प्रोटॉन्स के बीच में होगी जो आपस में 3 बॉन्ड से सेपरेट होंगे, जैसे CH3 CH2। अब इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, आप टेंशन मत लो, आगे हम इसको डायग्राम से समझेंगे कि कैसे क्या है। सिंपल आपको बस ये बता रही हूँ पहले कि जो हमारे पास जेमिनल कपलिंग होती है वो एक ही कार्बन के ऊपर जो सारे हाइड्रोजन होते हैं उनके लिए होती है, लेकिन जो हमारी विसिनल कपलिंग होती है वो क्या होती है, 3 बॉन्ड्स का कम से कम गैप होना चाहिए, तब जाके हमारे पास विसिनल कपलिंग होगी। कैसे होगी अब देखते हैं। अब यहाँ देखो, ये हमारे पास कार्बन है, ये दोनों प्रोटॉन्स इसके साथ ही लगे हुए हैं, तो ये एक दूसरे को जो भी ये क्या है आपस में जो है डायस्टीरियोटॉपिक है, मतलब इनका केमिकल एनवायरनमेंट जो है वो सेम नहीं है। इसके साथ यहाँ आर डैश लगी हुई है, यहाँ पर इसको आर दिख रहा है, तो ये दोनों आपस में कपलिंग करेंगे। इस कपलिंग को हम क्या बोलेंगे, जेमिनल कपलिंग। अब यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर भी क्या है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कपल करेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ 2J क्यों बोला। देखो, ये एक बॉन्ड है 1, ये एक बॉन्ड है 2, क्योंकि ये दोनों आपस में 2 बॉन्ड दूर हैं, इसलिए इसको 2J कपलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, ये भी एक ये वाला बॉन्ड और एक ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये दोनों अपने आप से क्या है, 2 बॉन्ड्स दूर है, तो यहाँ भी क्या देखने को मिलेगी, 2J कपलिंग। 2J कपलिंग बोलो, जेमिनल कपलिंग बोलो, एक ही बात है, राइट। अब ये विसिनल कपलिंग क्या है, विसिनल कपलिंग को हम 3J कपलिंग भी बोलते हैं। अब ये हाइड्रोजन देखो, ये हाइड्रोजन 1 2 3, ये 3 बॉन्ड्स दूर है एक दूसरे से, तो ये क्या करेंगे, आपस में 3J कपलिंग करेंगे। ठीक है, जनरली हमको ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड्स में देखने को ज्यादातर मिलती है। ये देखो यहाँ पर, ये सेकेंड एग्जाम्पल ये है, 1 2 और ये 3, ये क्या है, इससे 3 बॉन्ड्स दूर है, और यहाँ पर 3 बॉन्ड दूर होने की वजह से यहाँ पर क्या मिलेगी, हमें विसिनल कपलिंग देखने को मिलती है। तो यही है हमारे पास, ये देखो, ये बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप अपने एग्जाम्स में कोई भी एग्जांपल इनमें से लिख सकते हो, राइट। तो यही थी हमारे पास 2G और 3G कपलिंग। जब 2 बॉन्ड दूर हो गए हाइड्रोजन तो 2J कपलिंग, 3 बॉन्ड्स दूर होंगे तो विसिनल कपलिंग। पर यहाँ पर क्या है कि दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग रेंज कपलिंग हमारे पास आती है। ये लॉन्ग रेंज कपलिंग हम नाम से समझ गए होंगे कि ये क्या है, ऐसी कपलिंग है जो हमारे पास 4 या 5 बॉन्ड दूर होंगे, तो ये कपलिंग ज्यादा बढ़िया नहीं मानी जाती। पहली बात तो जितनी पास होगा, जितने वो एक दूसरे के पास होंगे उतना ज्यादा अच्छी कपलिंग होगी, यानी कि 2J कपलिंग बहुत ज्यादा बेटर है। अब ये 4J कपलिंग देखो, ये ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4। अगर HA को HD के साथ कपलिंग करनी है तो उसको 4 बॉन्ड्स को पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की कपलिंग को हम क्या बोल देते हैं, 4J कपलिंग। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास 1 2 3 4, है ना, या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर ये 1 2 3 4 और ये देखो 5, अगर HA को HC के साथ कपल करना है तो 5 बॉन्ड दूर जाना पड़ेगा, HA को HB के साथ करना है तो 4 बॉन्ड दूर जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये हमारी लॉन्ग रेंज कपलिंग है, 4J और 5J कपलिंग। ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं मानी जाती, एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखने को भी मिलती है, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जहां पर होंगे वहां देखने को मिलेगी, एलाइलिक सिस्टम्स में देखने को मिलेगी, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, टिपिकल J वैल्यू 0 से 3 हर्ट्ज तक ही हमें देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंस क्या है स्पिन कपलिंग की, क्यों करवा रहे हैं हम इसको। देखो, जो हमारे पास स्पिन स्पिन कपलिंग होती है वो हमें नेबरिंग न्यूक्लियाई के बारे में जानने में हेल्प करती है। एटम्स आपस में कैसे कनेक्ट है उससे, ये हमें उससे पता चलता है। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, वहां पर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी है, ये सब हमें किससे पता चलता है, स्पिन स्पिन कपलिंग के थ्रू पता चलता है। कौन कौन से फैक्टर्स इनको इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जैसे हमने देखा कि 2 बॉन्ड दूर है, 3 बॉन्ड दूर है, ये 4 बॉन्ड दूर है। तो जितनी ज्यादा कपलिंग स्ट्रेंथ, जितनी ज्यादा हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा कपलिंग स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा उनका इफेक्ट कम होगा एक दूसरे के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास हम बोल सकते हैं कि 2J कपलिंग जो है वो किसी भी लॉन्ग रेंज कपलिंग से ज्यादा बेटर है। सेकेंड चीज, डाइहेड्रल एंगल, जो न्यूक्लियाई के बीच में जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं कि कैसे क्या वैल्यू होगी। ठीक है, जितना जितना वो दूर जाता जाएगा उतना ज्यादा जो एंगल में है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। और जनरली हम ये एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम कार्पलस इक्वेशन में देखते हैं, जो कि मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। बाकी आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है, जैसे sp3 sp2 है, तो ये भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हमें
कपलिंग वैल्यूज शो कर रहे थे। जैसे कि हमने जेमिनल विसिनल में देखा, तो वहां पर आपने देखा कहीं पे डबल बॉन्ड था, कहीं सिंगल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड था। तो ये क्या है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन से तो है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी क्या है, हमारा जो स्पिन स्पिन कपलिंग है वो इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक इक्विवेलेंस, अब हमारे पास जो है, हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई है वो एक दूसरे को स्प्लिट नहीं करते, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई जो है वो ही स्पिन स्पिन कपलिंग कर सकते हैं, मतलब उनके आसपास का इन्वायरमेंट दोनों हाइड्रोजन का डिफरेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा कहीं पे तो क्या करेगा, अपने साथ वाले के प्रोटॉन, साथ वाले जो प्रोटॉन्स है वहां पर से उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, ठीक है। और वहां पर क्या है, उसको एक तरह से उसकी चादर को हटा देगा, वो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील करेंगे, और वहां पर क्या है, वो हमें उस हिसाब से ही पीक्स देंगे, फिर मतलब अच्छी पीक्स देंगे। दिस इफेक्ट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द कपलिंग कांस्टेंट, और इससे क्या है, कपलिंग कांस्टेंट के मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ता है, राइट। केमिकल एक्सचेंज, अब जहां पर ओ OH लगा हो, NH लगा हो, तो वो ज्यादा अच्छी कपलिंग शो नहीं करते। जनरली वो कैसे स्प्लिट होते हैं, एक सिंगल सिग्नल में ही स्प्लिट होते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर स्पिन स्पिन कपलिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं, और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।